बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आल स्टूडेंट। आज हम लोगों ने 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके अहम तरीन जो शॉर्ट हैं वो हमने यहाँ पे डील करने हैं। चाहे वो ये सारे के सारे एक्सरसाइज से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ये अहम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकते हैं इस साल। तो आप लोगों ने एज इट इज़ जो जवाब हैं इसी तरह से लिखने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सबसे पहले नंबर पे सवाल है, वाई देयर इज़ अ नीड टू डिवाइड अ केमिस्ट्री को डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। तो उसका आंसर यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट रीज़न के साथ। पहली रीज़न है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को आप अच्छे से क्या कर सको, स्टडी कर सको। दूसरा है आप फोकस कर सको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस पर डिटेल में। और लास्ट पर है ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर सकें ईच पार्ट, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर सकें साइंटिस्ट जो है। तो जो पहला सवाल है ये एक्सरसाइज पर चैप्टर नंबर 1 का भी सवाल है, तो आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है, अच्छे से याद करके लिखना है। फिर हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है वो ये कहता है कि बताएं जी, अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस है तो उसको कौन सी ब्रांच डिस्कस करेगी, और जो इनसाइड द न्यूक्लियस है उसको कौन सी ब्रांच जो है वो डील करेगी केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा उसको फिजिकल केमिस्ट्री, या दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर फिजिकल जो है केमिस्ट्री इसको डील करेगी। और दूसरे वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करते हैं वो आपके पास उसको स्टडी किया जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियर, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो डील करेगी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो बड़ा ही अहम सवाल है। वो कहता है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, कि आप बताएं कि सूरज पर जो है वो मैटर की कौन सी स्टेट जो है एग्जिस्ट करती है। तो याद रखें सूरज के ऊपर जो है वो प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, जो जहाँ पर एटम जो है आयोनाइज हो रहे हैं हर टाइम, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान सा एक जवाब है एक लाइन का, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगले पेज पे हम चलते हैं। तो अगला सवाल है विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू। वो कहता है जी आप बताएं कि ये यहाँ पर दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कौन सी ज़्यादा स्टेट जो एग्जिस्ट करती है। तो उसने बताया मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट ही क्यों, बिकॉज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड जो है उसका डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये अपने आप को ज़्यादा देर तक जो है वो मेंटेन कर सकता है, अपने आप को ज़्यादा देर तक जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस की हालत में रख सकता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई इज इट said that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। ये क्यों कहा जाता है कि तकरीबन सारा का सारा जो मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो उसका आंसर ये है बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी रीज़न ये है कि दो जो भारी आप कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं एटम के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा मैस जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और इलेक्ट्रॉन वैसे भी वजन में कम है, तो इसलिए जो भारी पार्टिकल हैं वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सारा वजन असल में न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अगले पेज पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं। एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और जैसे एटॉमिक नंबर बदलता है यानी प्रोटॉन बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, तो जिनकी वजह से इनकी कहीं ना कहीं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये आपके पास बड़ा अहम सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो उसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि आप किस तरह से न्यूट्रॉन जो है वो मालूम कर सकते हो। ये जो आपके पास एक एलिमेंट दिया है जिसका मैस नंबर 210 है और इसका एटॉमिक नंबर 83 है, तो इसको फाइंड कैसे किया जाएगा। मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 127। इतने न्यूट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगले पेज पर हम चलते हैं। सवाल है व्हाई डज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। जब हम फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ चलते हैं तो हमारा जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों हो जाती है। तो उसकी रीज़न ये है इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हायर शेल में जाते हैं तो वो शेल फर्दर अवे हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना, वो काफ़ी फर्दर हो जाता है, वो फासले पर होता है। दूसरी बात अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, दो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो कम हो जाती है।
देयर फोर इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल प्रोसेस ग्रेटर एनर्जी। ये दो रीज़न उसने आपको बता के ऊपर नीचे उसने फिर वही बात जो सवाल में लिखी थी वो रिपीट कर दी है। तो आप भी कोशिश करें कि इसी तरह से आंसर दें ताकि एक अच्छा आंसर जो है वो बन सके। अगले पेज पर हम चलते हैं। वाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बिकॉज टू रिड्यूस द क्लूएंट सो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। वो कहता है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्लूएंट्स में कमी आ सके, जो टकराव है इलेक्ट्रॉन्स का उसमें कमी आ सके, और इसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से क्या कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें और कैथोड रेज जनरेट हो सके, प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, तो एक लाइन के अंदर इसका आंसर है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगले पेज पर आते हैं। वो कहते हैं जी व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं जी पुराना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को लेके क्या था और जो नया है वो कौन सा है, क्या चेंज आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन को लेकर वो ये था, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में जो है वो एक ख़ास तरह के रास्तों में मूव करते हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स। अब कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ऑर्बिटल असल में न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं, उसे हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अगले पेज पर आते हैं। तो हमारा सवाल है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन। को किस तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं और किस तरह के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो दोनों की नेचर में डिफरेंट है। मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगले पेज पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल। आपने कोई ऐसी मिसाल देनी है कि जिसके अंदर कोई सॉलिड जो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता हो और कोवलेंट बॉन्ड भी हो उसके दरमियान। तो डायमंड इसकी एग्जांपल बनती है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी देता है जहाँ पर कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर कार्बन एटम जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डायमंड वो एलिमेंट है जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में भी पाया जाता है और साथ में कोवलेंट बॉन्ड भी रखता है। तो यहाँ पर डायमंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? यस, वो कहते हैं जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इट इज आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू अ स्टैंडर्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये वैसा ही होता है जैसा कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिर्फ इनके बनने में डिफरेंस है। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने में फ़र्क है, लेकिन एक बार अगर ये बन जाते हैं तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एक जितनी होती है, सेम होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वाई एफ और HCl जो है, वो कहते हैं HF जो है लिक्विड है जबकि HCl एक गैस है। रीज़न, दोनों में क्या फ़र्क है? तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि HCl के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती है। इस वजह से HF लिक्विड में की शक्ल में मिलता है और HCl जो है वो हमें गैस की शक्ल में हासिल होता है। अगले पेज पर हम आते हैं। बताएं ज़रा कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो पानी में हल क्यों नहीं होते हैं? तो रीज़न क्या है कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है जबकि कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर्स होते हैं। तो दोनों की नेचर नहीं मिलती है, दोनों की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो हमने पढ़ा हुआ है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में हल होगा। तो यानी कहने से मुराद है अगर पानी एक पोलर है तो कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है, दोनों की नेचर डिफरेंट, तो इसलिए दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। वो कहते हैं आप बताएं जो मेटल्स हैं वो कैसे हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को पास आउट करते हैं। तो आंसर है क्योंकि इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स बड़ी आसानी से अपने अंदर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। कहते हैं ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखें HNO3 के लिए। याद रखिएगा HNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो एक बॉन्ड बनाता है डबल,
एक बॉन्ड बनाता है सिंगल और एक बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और नीचे यहाँ पे उसकी डायग्राम भी शो की हुई है, अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए है, एक ऑक्सीजन के साथ जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए है, और दूसरा OH के साथ अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन आगे सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारे जो सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन में से हैं, और ये सारे अहम हैं। तो आपने इनको अच्छे से याद करके जाना है ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे से लिख के आ सको आंसर। ये ना हो कि आप जो है आंसर जो है वो बहुत ही शॉर्ट लेंथ का कर दें, या बहुत ही आप इतना शॉर्ट उसको कर दें कि आपको 2 नंबर जो है वो ना मिल सकें। तो आपने लेंथ का भी देखना है कि आप जो शॉर्ट की लेंथ है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो, ताकि वो अच्छे से आपका चेकर जो है वो आपको मार्क्स दे सके। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर्स के जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डील करें।